आदर्श सिंह। और आज से हम लोग फिलॉसफी को एक नए सिरे से प्रारंभ कर रहे हैं और यह यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ये जो हम लोग जो पठन पाठन करेंगे यह केवल यूपीएससी के छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि बीपीएससी, यूपीपीएससी और जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें फिलॉसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उन सभी में काम आएगा। और इसके अलावा अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए लाभदायक है। और यूपीएससी का सिलेबस नेट जेआरएफ के लगभग 60% सिलेबस को कवर कर लेता है। उसके अलावा जो भी टॉपिक नेट जेआरएफ के बच जाएंगे फिलॉसफी के ये जो यूपीएससी के सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के बाद हम उसको भी कवर कर लेंगे। तो यदि आप नेट जेआरएफ, बीएएमए या फिर यूपीएससी या यूपीपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिलॉसफी की भूमिका है तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन मुख्यतः हम लोग इसे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे और हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, केवल उन्हीं बातों पर, उन्हीं टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी विषय के किसी भी एक टॉपिक के साथ पीएचडी की जा सकती है। तो जबकि ये तो फिलॉसफी है और फिलॉसफी सभी विषयों का जनक है, जननी है। तो हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। इसमें जितना हम लोगों को रेलिवेंट होगा, जितना हम लोगों को ज़रूरी है उतना ही पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो यूपीएससी है उसमें जो ऑप्शनल पेपर है, आप लोगों ने ऑप्शनल पेपर उम्मीद है कि फिलॉसफी चूज किया होगा, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो उसमें 2 पेपर होते हैं। तो 2 पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में टोटल 20 टॉपिक हैं और सेकंड पेपर में भी टोटल 20 टॉपिक हैं। जो फर्स्ट पेपर में 20 टॉपिक हैं उसमें 1 से लेके 11 तक के टॉपिक में हमें वेस्टर्न फिलॉसफी देखने को मिलता है और जो 12 से लेके 20 तक का टॉपिक है उसमें हमें इंडियन फिलॉसफी देखने को मिलेगा। और सेकंड पेपर की अगर बात करें तो उसमें हमारा जो 1 से लेके 10 तक का टॉपिक है उसे 2 खंड में विभाजित कर दिया गया है। 1 से लेके 10 तक में हमें पढ़ना है सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी और सेकंड में हमें पढ़ना है जो 11 से 20 तक का टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना है रीजनल फिलॉसफी, रिलीजन फिलॉसफी। तो जो हम लोगों का पेपर है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट में टोटल 20 टॉपिक हैं और पेपर सेकंड में भी टोटल 20 टॉपिक हैं। आज थोड़ा इंट्रोडक्टिव क्लास रहेगी। तो 20 टॉपिक हैं। इस 20 टॉपिक में पेपर फर्स्ट के 20 टॉपिक में जो 1 से लेके 11 तक का टॉपिक है इसमें हमें पढ़ना है वेस्टर्न फिलॉसफी और जो 12 से 20 तक का है इसमें हमें पढ़ना है इंडियन फिलॉसफी। और यदि बात की जाए सेकंड पेपर की तो इसके जो 1 से लेके 10 तक का टॉपिक है इसमें हमें पढ़ना है सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी और 11 से लेके 20 तक के टॉपिक में हमें पढ़ना है रिलीजन फिलॉसफी, धर्म दर्शन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर फर्स्ट से। तो पेपर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो पेपर फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी को।
तो वेस्टर्न फिलॉसफी की अगर बात की जाए तो वेस्टर्न फिलॉसफी सबसे पहले प्रारंभ होता है ग्रीक फिलॉसफी से, ग्रीक दर्शन से स्टार्ट होता है। यदि बात की जाए तो ये प्राचीन पाश्चात्य दर्शन, उसके बाद आता है मध्य युग, 1000 सालों का लगभग गैप है। उसके बाद आता है मध्य युग के बाद आता है हमारा आधुनिक दर्शन, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के बाद आता है कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, मतलब यानी कि समकालीन पाश्चात्य दर्शन। आइए इसे देखते हैं अच्छे से। तो जो सबसे पहले आता है वो आता है हमारा, आता है ग्रीक फिलॉसफी। ग्रीक फिलॉसफी, ग्रीक फिलॉसफी यानी कि प्राचीन पाश्चात्य दर्शन। उसके बाद फिर आता है डार्क एज, जिसे कहते हैं मध्य युग। 1000 सालों का लगभग गैप है। उसके बाद फिर हमें ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, और इसमें सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है। और इसके बाद आता है हमारा आधुनिक दर्शन, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी के बाद मॉडर्न कंटेम्प्रेरी फिलोसफी, ठीक है, मॉडर्न वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फिलोसफी। तो हमें इसमें जो ग्रीक फिलोसफी में पढ़ना है, ग्रीक फिलोसफी में हमें सुकरात को नहीं पढ़ना है, प्लेटो, अरस्तु। हमारे सिलेबस में प्लेटो और अरस्तु हैं, प्लेटो एंड अरस्तु। सुकरात को नहीं पढ़ना है। ग्रीक फिलोसफी में इससे पहले भी और दार्शनिक हुए, जैसे थेल्स, जो जिन्होंने जल को परम तत्व माना था। उनका मानना था कि संपूर्ण जो जगत है या फिर सृष्टि है उसका निर्माण जल से हुआ है। अन्य भी थे, एनेक्सीमेंडर और इसके अलावा पाइथागोरस और सोफिस्ट फिलोसफर बहुत से थे। वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। अगर हम लोग को जब नेट जेआरएफ की तैयारी करनी होगी तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। अभी फोकस करते हैं यूपीएससी पर। तो हमें अपने सिलेबस में ग्रीक फिलोसफी में 2 लोग मिलेंगे, प्लेटो एंड अरस्तु। उसके बाद मध्य युग, मध्य युग हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे ताकि हमें जो मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी है उसे पढ़ने में थोड़ा उसे पढ़ने में इंटरेस्ट जगे और उसकी भूमिका बन जाएगी। और उसके बाद है कंटेम्प्रेरी फिलोसफी। मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी में हमें पढ़ना है सबसे पहले जो बुद्धिवादी दार्शनिक हैं, डेकार्ट, स्पिनोजा, डेकार्ट, स्पिनोजा, लेibniz, और फिर लॉक, बर्कले, ह्यूम और कांट, हीगल। हीगल तक हमें पढ़ना है, डेकार्ट से लेके हेगल तक, ठीक है। डेकार्ट से लेके हमें हेगल तक पढ़ना है मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी में।
और मॉडर्न वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फिलोसफी में हमें पढ़ना है मूर मूर रसेल से लेकर क्वाइन एंड स्ट्रॉसन तक, यहाँ तक हमें पढ़ना है कंटेम्प्रेरी फिलोसफी में। यदि इसे यदि मध्य युग की बात की जाए, जिसे हम लोग डार्क एज भी कहते हैं, इसमें पोप का शासन था। पोप यानी चर्च का शासन था। कैथोलिक जो कैथोलिक समाज था उसका शासन था। पोप का शासन अर्थात कि इनका जो पोप थे, इनका हर एक जगह पे वर्चस्व था। जो पोप का शासन है, इनका फैसला ही अंतिम फैसला होता था। इनके अंडर में राजनीतिक, सामाजिक सारी व्यवस्थाएं पोप के अंडर में थी। पोप इसे डार्क एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पोप इतने सुदृढ़ हो गए थे कि ये मोक्ष तक को ये पत्रों के द्वारा ये पत्र जारी किया करते थे, और जो लोग उस पत्र को खरीदते थे उन्हीं को मोक्ष मिलेगा, और जो लोग पत्र नहीं खरीदेंगे उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। यहाँ तक का अंधविश्वास इस समय में फैला हुआ था। और इनका मानना था कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में है। संपूर्ण ब्रह्मांड, सूर्य, जितने भी ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह, उपग्रह, जितने भी तारा, जितने भी मंडल्स हैं, सब पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और इसके संपूर्ण ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। इनका ऐसा मानना था। और जो पृथ्वी है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, उसके केंद्र में है चर्च, और उस चर्च के केंद्र में है पोप। तो जो संपूर्ण शासन है, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो शासन है, या फिर संपूर्ण जगत का शासन जो है, वो चर्च के द्वारा या पोप के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। क्योंकि इनका मानना था कि जो पोप हैं वो ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, और इनका ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, और इनका फैसला ही अंतिम फैसला होगा। इसका काफी दुरुपयोग किया गया, इस मानना का, इस अवधारणा का बहुत ही दुरुपयोग किया गया, इसीलिए इसे डार्क एज कहा जाता है। और इसमें संकल्प स्वतंत्रता नहीं थी, स्वतंत्र विचार नहीं थे, इसलिए इसे यूपीएससी के सिलेबस में शायद नहीं रखा गया है, और इसे हम लोगों को नहीं पढ़ना है। लेकिन हमें उसके बाद फिर डेकार्ट से लेके हीगल तक पढ़ना है, और मूर रसेल से लेके पॉइंट स्ट्रॉसन तक पढ़ना है। उसके बाद यदि थोड़ा बात किया जाए, प्लेटो को प्रारंभ करने से पहले हम लोग, क्योंकि ग्रीक फिलोसफी में हमारे सिलेबस में स्टार्ट प्लेटो से है, तो प्लेटो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा दर्शन के उन आयामों पर बात कर लेते हैं, जिस पर कि संपूर्ण मतलब यानी कि जो भी हम लोग दर्शन में पढ़ने वाले हैं, जो भी हम लोग फिलोसफी में पढ़ने वाले हैं, दार्शनिक किन विषयों पर चर्चा करते हैं। अगर हम लोग इसे देख लेंगे, जान लेंगे, तो हमें दर्शन पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले तो जानते हैं दर्शन क्या है। दर्शन मतलब है सत्य की खोज। अगर कहीं भी सत्य की खोज की जा रही है तो वहाँ दर्शन है। वो किसी भी विषय की हो सकती है, तो दर्शन उसे कहते हैं। और जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। ज्ञान के प्रति प्रेम को फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी का अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम, और जो ज्ञान के प्रति प्रेमी है उसे कहते हैं फिलोसफर्स।
जो ज्ञान के प्रति जो ज्ञान का प्रेमी है उसे कहते हैं फिलोसफर, और जो ज्ञान के प्रति प्रेम है उसे कहते हैं फिलॉसफी। और दर्शन का अर्थ है सत्य की खोज। अगर किसी भी विषय में चाहे वो कुछ भी हो, अगर उसमें सत्य की खोज की जा रही है तो वहां पे दर्शन है। तो ये हो गया फिलॉसफी या दर्शन। उसके बाद हम लोग बात करें कि जो दार्शनिक हैं, वो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें जो दार्शनिक हैं वो किन आयामों पर बात करेंगे, किन आयामों पर चर्चा होने वाली है, किस पर वाद विवाद होने वाला है, हम उसे जानेंगे। दर्शन में सबसे पहले तो इन्हीं तीन चीजों पर ज्यादा बात होती है: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एंड आचार मीमांसा। आचार मीमांसा। तो दर्शन में हमें जो मुख्य चीजें देखनी है वो यही तीन है: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। मुख्यतः सभी दार्शनिक इन्हीं तीन पक्षों पर आपको वाद विवाद करते मिलेंगे। तो सबसे पहले हम तत्व मीमांसा को जानते हैं। तत्व मीमांसा क्या है? तत्व मीमांसा का अर्थ है तत्व की मीमांसा। तत्व की, माफ करिएगा राइटिंग थोड़ा खराब है मेरा, तत्व की मीमांसा। तत्व की मीमांसा, मीमांसा का अर्थ होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना। मीमांसा का अर्थ होता है विश्लेषण करना, अर्थात तत्वों का विश्लेषण। तत्वों का विश्लेषण जिसमें किया जाता है, तत्वों का विश्लेषण जिसमें किया जाता है वो होता है तत्व मीमांसा। अब तत्वों का विश्लेषण जिसमें किया जाता है वो है तत्व मीमांसा। अब तत्व मीमांसा में किन तत्वों पर विश्लेषण किया जाता है, आखिर क्या विश्लेषण किया जाता है? तो इसमें विश्लेषण किया जाता है कि तत्व क्या है, तत्व क्या है, तत्वों का स्वरूप कैसा है, तत्वों का स्वरूप कैसा है, और तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तत्वों का प्रकार। तो तत्व मीमांसा में, जो तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा का अर्थ होता है तत्वों का विश्लेषण। तत्वों का विश्लेषण करना, और तत्वों का विश्लेषण करने में हम लोग जानेंगे कि तत्व क्या होते हैं, और तत्वों का स्वरूप क्या है, और तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम लोग किन तत्वों पर बात करेंगे, यदि उसकी बात की जाए तो वो तत्व होंगे आत्मा, सबसे पहले जगत, जगत, आत्मा, ईश्वर। मुख्यतः हम इन्हीं तत्वों पर बात करेंगे। तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम विश्लेषण करेंगे जगत का, आत्मा का और ईश्वर का। जगत, आत्मा और ईश्वर। अब यदि जगत की बात की जाए अब यदि जगत की बात की जाए, जगत, तो जगत में यह प्रश्न उठता है कि जो जगत है
उसका निर्माण कैसे हुआ, मतलब जगत का उत्पत्ति कैसे हुई, निर्माण नहीं उत्पत्ति। शब्दों को ध्यान रखें, क्योंकि फिलॉसफी में शब्द ही हैं, अगर शब्द इधर उधर हुए तो समझ गड़बड़ हो जाएगी। तो जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति। अब इस पर चर्चा होती है कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इस पे दो विचार हैं, जगत की उत्पत्ति पर दो विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जगत की उत्पत्ति जो है, कुछ लोगों का मानना है कि जगत का जो उत्पत्ति है, जगत का निर्माण हुआ है, मतलब निर्माण किया गया है। और कुछ लोग मानते हैं कि जगत का विकास हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि जगत का निर्माण हुआ है, और कुछ दार्शनिक मानते हैं कि जगत का विकास हुआ है। जो दार्शनिक मानते हैं कि जगत का निर्माण हुआ है, उन्हें सृष्टिवादी कहा गया, सृष्टिवादी दार्शनिक। जो लोग ये मानते हैं कि जगत का निर्माण हुआ है, उन्हें सृष्टिवादी दार्शनिक कहा गया। और जो लोग मानते हैं कि जगत का विकास हुआ है, उन्हें विकासवादी कहा गया। विकासवादी दार्शनिकों का मानना है कि जो जगत है वह जैसे एक बीज होता है, बीज से वृक्ष, वृक्ष का विकास होता है। इसको निर्मित नहीं किया जाता है कि जैसे अगर किसी वस्तु को निर्माण करना है, जैसे घर का निर्माण, तो इसमें ईंटा, पत्थर, बालू, सड़िया, सीमेंट, जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, सब लगते हैं। तो इसमें जो विकासवादी हैं वो ये मानते हैं कि इनका निर्माण नहीं हुआ है। विकासवादी दार्शनिक मानते हैं कि जो जगत है वह जिस प्रकार से बीज में से वृक्ष स्वतः विकसित होता है, उसी प्रकार से जो जगत है वह स्वतः ही विकसित होता है। इसमें सांख्य जो है, सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में यह माना गया है कि जो प्रकृति है, प्रकृति से इस जगत का निर्माण स्वतः ही हुआ है। सांख्य दार्शनिक विकासवादी दार्शनिक है, विकासवादी दर्शन है। और यदि निर्माण की बात की जाए, निर्माण की, तो इसमें भी दो मत आते हैं। यदि निर्माण में बात की जाए कि जगत का निर्माण कैसे हुआ, तो इसमें भी दो मत आ जाते हैं। पहला मत ये है कि जगत का निर्माण अपने आप हो गया। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि जगत का निर्माण अपने आप हो गया, जबकि कुछ दार्शनिकों का ऐसा मानना है कि जगत का निर्माण अपने आप नहीं हुआ, जगत का निर्माण ईश्वर ने किया। अब यदि देखें तो जगत की बात हो रही थी कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जगत की उत्पत्ति हम लोग बात कर रहे थे तत्वमीमांसा पे। तत्वमीमांसा में हम लोग जगत पर चर्चा कर रहे हैं, और जगत की उत्पत्ति कैसे हुई हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि जगत की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। तो कुछ दार्शनिक मानते हैं कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कुछ दार्शनिक मानते हैं कि जगत का निर्माण हुआ है, और कुछ दार्शनिक मानते हैं कि जगत का विकास हुआ है। जो दार्शनिक मानते हैं कि जगत का विकास हुआ है वो विकासवादी दार्शनिक हैं, और जो दार्शनिक मानते हैं कि जगत का निर्माण हुआ है उन्हें सृष्टिवादी कहा जाता है। विकासवादी दार्शनिकों का मानना है कि जिस प्रकार बीज से वृक्ष स्वतः ही बन जाता है, उसी प्रकार से जगत का भी विकास होता है। लेकिन जो सृष्टिवादी दार्शनिक हैं उनमें दो मत हैं कि जगत का निर्माण जो हुआ है या तो अपने आप हुआ है, कुछ दार्शनिक मानना है कि या तो ये अपने आप हुआ है, या तो कुछ दार्शनिक मानते हैं कि इसे ईश्वर द्वारा बनाया गया है, ईश्वर द्वारा निर्माण किया गया है। अब यदि इसे अपने आप बनाया, यदि अगर अपने आप बना है तो किन तत्वों से मिलकर बना है। जो दार्शनिक मानते हैं कि
जगत का निर्माण अपने आप हुआ है, वो मानते हैं कि जगत का निर्माण जड़ तत्वों से हुआ है। वो मानते हैं कि जगत का निर्माण जड़ तत्वों से हुआ है। अब जगत का निर्माण जड़ तत्वों से हुआ है, अब इसमें एक चार्वाक आ जाता है और एक साइंस। साइंस मानता है, साइंस जिन जड़ जड़ तत्वों को स्वीकार करता है, विज्ञान जिन जड़ तत्वों को स्वीकार करता है, वो हाइड्रोजन और हीलियम है। और चार्वाक मानता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये ध्यान रखिएगा, ये आकाश को नहीं मानता है, ये सिर्फ चार तत्वों को मानता है, ये आकाश को नहीं मानता है। चार्वाक आकाश को नहीं स्वीकार करता है। तो जगत का निर्माण जिन दार्शनिकों ने माना कि अपने आप होता है, उनका मानना है कि जगत का निर्माण जड़ तत्वों से हुआ है। अब जो साइंस है, साइंस मानता है कि जो जगत का निर्माण जड़ तत्वों से हुआ है, वो हाइड्रोजन और हीलियम के तत्वों से हुआ है। जबकि चार्वाक का मानना है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से मिलकर जगत का निर्माण हुआ है। ये तो हो गए जिनका मानना है कि जगत का निर्माण अपने आप हुआ है। लेकिन जो दार्शनिक यह मानते हैं कि जगत का निर्माण ईश्वर के द्वारा हुआ है, तो यहाँ भी दो विचार आ जाते हैं कि जगत का जो निर्माण ईश्वर ने किया है, क्या वो जगत का निर्माण अपने अंदर से किया है, अपने अंदर से किया है, या फिर जगत का निर्माण वह बाहर से कुछ वस्तुओं को लेकर किया है। जगत का निर्माण अंदर से हुआ है, या फिर ईश्वर के अंदर, ईश्वर ने अपने अंदर से जगत का निर्माण किया है, या फिर जगत का निर्माण बाहर की वस्तुओं से हुआ है, अर्थात अंदर से, अर्थात जैसे जैसे मकड़ी, मकड़ी, यहाँ मकड़ी की भूमिका हो जाती है, यहाँ कुम्हार की। कैसे? जिस प्रकार से, यहाँ पे समझाता हूं, जिस प्रकार से अगर अगर ईश्वर ने अपने अंदर से जगत का निर्माण किया है, अर्थात मकड़ी की तरह, जैसे मकड़ी जाले का निर्माण अपने अंदर से करती है, अपने अंदर से जाले का निर्माण करती है, जाला बनाया उसने, जाला बनाकर वो खुद बीच में रहती है, मतलब वह अपने ही जाले में रहती है। तो यदि ईश्वर ने जो दो विचार हैं कि ईश्वर ने यदि अपने अंदर से जगत का निर्माण किया है मकड़ी की तरह, तो वह ईश्वर जगत के अंदर विद्यमान है। यदि यह जगत है तो ईश्वर यहाँ विद्यमान है। एक का मानना है कि जगत अपने अंदर से, जगत ईश्वर अपने अंदर से, ईश्वर अपने अंदर से जगत का निर्माण करता है मकड़ी की तरह। और दूसरे का मानना है कि जो जगत है, जो ईश्वर है, वह जगत का निर्माण बाहर से कुछ वस्तुओं को लेकर, उससे जगत का निर्माण करता है। जैसे कुम्हार है, यहाँ पे कुम्हार की भूमिका हो जाती है ईश्वर की, यहाँ पे ईश्वर की भूमिका मकड़ी की है। अब कुम्हार की भूमिका में कैसे? जैसे एक घड़ा बनाता है कुम्हार, तो वो मिट्टी, जल और चाक जिसपे वो घुमा के जिससे वो बनाता है, तो इन सारी चीजों को लेकर एक घड़े का निर्माण करता है। तो बाह्य वस्तुओं से मिलाकर जब यह घड़े का निर्माण करता है, तो यहाँ पर जो ईश्वर की भूमिका है उसी तरीके से मान रहा है कि वो बाहर से कुछ वस्तुओं को लेकर जगत का निर्माण किया है, न कि उसने अपने अंदर से जगत का निर्माण किया है, जगत का निर्माण किया है। अब यदि हम यह मान लें
कि जगत, यहाँ पे दो अंतर हमें देखने को मिल जाता है कि यदि हम यह मान लें कि जगत का निर्माण ईश्वर ने अपने अंदर से किया है, तो उसका अर्थ है कि ईश्वर जगत के अंदर विद्यमान है, जगत में है। लेकिन यदि हम यह मान लें कि वह कुम्हार की भूमिका में है, यदि वह कुम्हार की तरह जगत का निर्माण करता है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर जगत में नहीं है। क्यों? जिस तरीके से जब कुम्हार घड़ा बना रहा है, कुम्हार जब तक घड़ा बना रहा है तभी तक वह उसके टच में रहता है। घड़े को बनाने के बाद घड़ा बन गया, उसको घड़ा बनाने के बाद वो घड़े को कहीं रख के घड़े से अलग हो जाता है। वह घड़े के टच में तभी तक है जब तक कि वह घड़े को बना रहा है। घड़े के बन जाने के बाद वह उसके साथ उस घड़े के टच में नहीं है। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि अगर ईश्वर ने जगत का निर्माण किया है, कुछ वस्तुओं को लेकर, बाह्य वस्तुओं को लेकर जगत का निर्माण किया है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जगत में इस सृष्टि में, इस जगत में ईश्वर नहीं है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जगत में ईश्वर नहीं है। अगर हम मकड़ी की भूमिका मानते हैं कि उसने अपने अंदर से निर्माण किया है, तो फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर जगत में है। लेकिन एक और विचार है जिसे हम सर्वेश्वरवाद कहते हैं। उसमें जैसे स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद है जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें यह माना जाता है कि जगत ने निर्माण नहीं किया है, ईश्वर ही जगत है। ये जो जगत है, एक और विचार है जगत के लिए कि ईश्वर ही जगत है, मतलब दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों में तदात्म का संबंध है। मतलब जैसे ए को ए से अलग नहीं किया जा सकता। ए को क्या ए से अलग कर सकते हैं? नहीं, ए है। उसी तरीके से जो जगत है वही ईश्वर है, और जो ईश्वर है वही जगत है। वो है सर्वेश्वरवाद, जिसे हम स्पिनोजा में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दो मुख्य विचार हैं, एक तो ये आता है कि ईश्वर ने अपने अंदर से जगत का निर्माण किया है, और दूसरा ये आता है कि ईश्वर ने बाहर की वस्तुओं को लेकर जगत का निर्माण किया है। तो हम लोगों ने देखा कि तत्वमीमांसा में हम लोगों ने ये देखा कि जगत की उत्पत्ति कैसे होती है और क्या क्या विचार है। और यदि बात की जाए आत्मा और ईश्वर की, तो जगत हो गया जगत, आत्मा, ईश्वर। और ये हम लोग बात कर रहे हैं तत्व मीमांसा में। तो जगत हो गया, जगत में हम लोगों ने देख लिया कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या चीजें हैं। यदि आत्मा की बात की जाए, तो आत्मा में मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि क्या आत्मा अमर है? क्या आत्मा अमर है? कुछ दार्शनिक मानते हैं कि आत्मा अमर है, कुछ मानते हैं कि नहीं है। क्या आत्मा अमर है? क्या आत्मा चेतन है? आत्मा चेतन है या भौतिक है? आत्मा अमर है, आत्मा है, या फिर आत्मा का पुनर्जन्म होता है कि नहीं? पुनर्जन्म होता है कि नहीं? तो आत्मा में हम इन सब चीजों पर विचार करेंगे। और रही बात ईश्वर की, तो ईश्वर में मुख्यतः हम लोग बात करते हैं कि ईश्वर और जगत में क्या संबंध है। ईश्वर और जगत में संबंध की बात करेंगे। तो तत्वमीमांसा में इतनी चीजें हम लोगों को देखनी होंगी, हम लोग जिन भी दार्शनिक को पढ़ेंगे।
और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम लोग ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा पर कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करिएगा, और यदि आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को इकोनॉमी और पॉलिटी और अन्य सब्जेक्ट भी, अगर आप जो चाहेंगे, इकोनॉमी पॉलिटी खासकर अगर आपको पढ़ना होगा तो प्री प्लस मेंस मैं दोनों आपको पढ़ा सकता हूँ। यदि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, यदि मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता है। मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, लेकिन कमेंट आना, कुछ लोगों को कमेंट आया, कुछ लोग पढ़ने में उत्सुक थे, तो मुझे लगा वीडियो बनाना चाहिए। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे पढ़ाता रहूं तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। मैं फिलॉसफी को पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, और साथ में यदि आप नेट जेआरएफ बीए एमए इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें भी कोई टॉपिक्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा।